योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा राहुल गांधी को इसके मामले में खरा खरा जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, प्रभु राम की पहली ऐसी सीख है सत्य बोलना जो आपने कभी सीखा नहीं। शर्म आनी चाहिए, पुलिस के द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर घोल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो जो राम भक्त लेकर के, राम का नाम लेकर के बाकायदा ट्वीट किया और राहुल गांधी ने लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत तत्काल एक्शन लिया है और ट्विटर के ऊपर और जितने न्यूज चैनल पर ये फेक न्यूज फैलाई गई, जिन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये आग लगाने की कोशिश की कि धार्मिक दंगे उत्तर प्रदेश में हों, इस पर संज्ञान लिया गया है और प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि इस तरह से जिन्होंने भी वीडियो वायरल की हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त आईटी एक्ट में कार्रवाई हो। अब जो कार्रवाई होगी, अब देखना जब ये कार्रवाई होगी और ओवैसी जैसे लोगों के अगर खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल गांधी को अगर जेल हुई, तो यही लोग ये कहेंगे कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है, जबकि ये दंगे कराने की साजिश है जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से जीतने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो इस नीचता पर उतर गए हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए वो धार्मिक दंगे कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और उसके लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से टूल किट का खुलासा हुआ था, इसी तरह एक मुद्दा आया है गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र का, जहां की एक वीडियो वायरल की गई और आश्चर्यजनक तरीके से उस वीडियो को पहले शूट किया जाता है, एक बुजुर्ग की पिटाई करते हुए और उसकी दाढ़ी काटते हुए सीन दिखाया जाता है और बाद में उसको वायरल किया जाता है, जिस पर ओवैसी भी कमेंट करते हैं, एएलटी न्यूज उस पर कमेंट करते हैं और जिस तरह से बहुत सारे लिबरल जिसमें कि स्वरा भास्कर और जैसे जैसे लोग हैं ये उस पर ट्वीट करने लगते हैं। बाकायदा उसको ट्रेंड कराया जाता है कि एक मुसलमान को उत्तर प्रदेश में इसलिए पीटा गया, उसकी दाढ़ी काट दी गई कि क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं बोला। और आपको बताएं, इसी वीडियो को बाकायदा समाजवादी पार्टी का एक अखिलेश यादव का निकट का नेता बाकायदा वीडियो शूट कराता है अपने घर में। वो बुजुर्ग ड्रामा करते हुए रोते हुए कहता है कि मुझे कई लोगों ने मिलकर मारा और मुझसे जय श्री राम बुलवा रहे थे और बड़ी मुश्किल से जान बचा करके आया हूं, लेकिन जब इस मुद्दे पर पुलिस ने जांच की तो मुद्दा कुछ और ही निकला और इस मुद्दे को लेकर वाकई जब सारे मामले की जानकारी योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंची, क्योंकि इस मामले में इसको बड़ा हाईलाइट किया गया, राहुल गांधी तक ने इस पर ट्वीट किया और राहुल गांधी ने तो जो राम भक्त लेकर के, राम का नाम लेकर के बाकायदा ट्वीट किया और राहुल गांधी ने लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इसने लोनी की वो फोटो, वो खबर टैग करते हुए राहुल गांधी ने उसको ट्वीट किया, जिस पर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पूरे मुद्दे को जानते थे कि कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई है, मुद्दे को ट्विस्ट दिया गया है, धार्मिक रूप दिया गया है और ये फर्जी न्यूज है, क्योंकि इसके मामले में जो एसएसपी गाजियाबाद के हैं पाठक, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है पहले ही कि मुद्दा ये नहीं है, ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति फेक न्यूज बना रहा है और इसके पीछे एक गहरी साजिश है और सोची समझी रणनीति है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगे कराए जाएं। तो आपको बताएं पूरी साजिश क्या है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा राहुल गांधी को इसके मामले में खरा खरा जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, प्रभु राम की पहली ऐसी सीख है सत्य बोलना जो आपने कभी सीखा नहीं। शर्म आनी चाहिए, पुलिस के द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर घोल रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया राहुल गांधी के जवाब में। अब आपको बताएं ये आखिर योगी आदित्यनाथ जी को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा। इसके अलावा भी आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बाद ट्विटर को बाकायदा एफआईआर में शामिल किया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर की गई है, क्योंकि ट्विटर के जरिए झूठ फैलाया गया, एक ट्रेंड चलाया गया और बुजुर्ग मुस्लिम युवक की पिटाई और दाढ़ी काटना, इसको लेकर ओवैसी जैसे लोग ने ट्विटर के जरिए ट्वीट किया और बहुत सारा लिबरल गैंग ट्विटर हैंडल पर एक्टिव हुआ और इसलिए ट्विटर को देखते हुए ट्विटर और जो एएलटी का जुबेर है,
को फाउंडर उसके खिलाफ और 8 अन्य ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ और लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। मुद्दा सारा ये है कि आप देखिए, एक घटना होती है कि बुलंदशहर का एक तांत्रिक है जो ताबीज बनाने का काम करता है, अब्दुल समद। इसने अखबारों में विज्ञापन दिया और ये कहता है कि मैं टूटी हुई शादी करा दूंगा, मैं वशीकरण करा दूंगा, आपकी शादी मनमर्जी की हो जाएगी। और इस नाम पे वो युवाओं से पैसे ऐंठता है कि मैं ताबीज दूंगा, इस ताबीज को पहनिए, मनमर्जी लड़की आपसे मोहित हो जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, और आपको संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। और इस एवज में ये तांत्रिक ताबीज बनाकर लोगों को ठगा करता था। इसी क्रम में इसने जो लोनी क्षेत्र है गाजियाबाद जिले का, यहां पर बंथला गांव है, यहां के भी कुछ युवकों से इसी तरह ठगी करके पैसे लिए थे। और ये घटना वाले दिन वहीं बंथला में एक व्यक्ति के अपने जानने वाले के घर आया था, जो इसी का जानने वाला आरिफ है, आरिफ के घर आया था। और आरिफ और यहां पर आदिल और मुशाहिद, ये वो व्यक्ति हैं जिनसे इसने पैसे लेकर इन्हें ठगा था। जब इनको सूचना मिली बाकी लोगों को कि ये यहां आया हुआ है, लोगों ने इसको पकड़ा और इसकी पिटाई शुरू की। लेकिन आप देखिए उनकी शरारत भरी चीजें कि उन्होंने जब इस बुजुर्ग की दाढ़ी काटी और इसकी पिटाई कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा वीडियो की आवाज बंद कर दी। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया गया उसको म्यूट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब ये बुजुर्ग इल्जाम लगा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता के साथ बैठा हुआ कि मुझे जय श्री राम के नारे बोलने के लिए कहा गया और जब मैंने नहीं बोला तो मेरी दाढ़ी काट दी और मेरी पिटाई की, तो अगर उस वीडियो में ऑडियो खुला हुआ होता तो पता चलता कि जब इसको पीटने वाले पीट रहे हैं तो वो इसलिए पीट रहे हैं कि हमारे पैसे दो, तुमने हमें फ्रॉड किया, हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया और तू तांत्रिक बनता है, तू नकली ताबीज देता है। ऐसी बातें आवाज में आती आपको। लेकिन साजिशन उस वीडियो की ऑडियो बंद कर दी जाती है। जो युवक उस वीडियो को बना रहे होते हैं वो बाकायदा शूट तो करते हैं, उसको वायरल करते हैं, और समाजवादी के नेता और कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग, स्वरा भास्कर जैसी अपने आप को बनने वाली लिबरल और इस तरह के गैंग, ये सारा एक्टिव हो जाता है और उस वीडियो को, बिना आवाज की वीडियो को ये कहते हुए वायरल करते हैं कि देखो भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, यहां भारत में जो योगी के शासन में ये सब हो रहा है, राम भक्त ये कर रहे हैं, और पूरा एक ट्रेंड चलाया गया। इस साजिश और षड्यंत्र थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जब एप्लीकेशन ली तो ये जो बुजुर्ग है जिसकी दाढ़ी कटी, जिसकी पिटाई हुई, इसने उसमें किसी बात का जिक्र नहीं किया कि मुझसे जय श्री राम बुलवाया गया, क्योंकि अब इसको पता लगा कि जांच होगी और जांच होगी तो यह भी पता लगेगा कि ये जो बुजुर्ग है ये खुद ही दोषी है, ये लोगों को ठगता था फर्जी ताबीज देकर। और इसने कितने ही लोगों से ऐसे वादे किए थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे संतान हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और मेरे ताबीज के चमत्कार से हर काम तुम्हारे बन सकते हैं। इस पर लोनी पुलिस जब इस बुजुर्ग को लाई और उन्होंने कहा कि आप एफआईआर लिखवाइए, एप्लीकेशन दीजिए, तो ये थाने से पेट दर्द बताकर भाग गया और बोला कि मैं फिर आऊंगा। लेकिन इसने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो इसने एप्लीकेशन में लिखा उसी के आधार पर जांच शुरू की और जांच में पाया कि जो ये युवक हैं ये इसी के जानने वाले, इसी के धर्म के लोग, और इन्होंने ही बंथला निवासियों ने इसको ठिया दे रखा था कि ये बुलंदशहर से आकर बंथला में इन्हीं लोगों के घर बैठकर लोगों को ताबीज दिया करता था। और इस ताबीज में कोई दम नहीं है, लोगों के काम नहीं बन रहे, पैसे लेके भाग गया था। लेकिन इसको ताबीज लेने के बहाने ही इसी के जानकार लोगों ने, जिसमें कि आरिफ, आदिल, मुशाहिद और कल्लू, ये बंथला के निवासी हैं, इन लोगों ने बुलाया। ये बात अलग है कि वहां प्रवेश गुजर नाम का एक हिंदू युवक भी था जिससे इसने पैसे ठगे थे, तो वो भी इन पिटाई करने वालों में शामिल था। उनमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। बात यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आप देखें कि 2022 में चुनाव है और इस चुनाव के टाइम में विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए क्या कहेंगे? कोई भी चुनाव होता है उसमें क्या मुद्दे होते हैं कि इस सरकार ने काम नहीं किए, इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, इस सरकार में अपराध बहुत बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के यही मुद्दे रहे हैं
मैं भी यूपी से हूं, यूपी में यही मुद्दे हैं। यूपी के हर चुनाव में ये मुद्दा होता है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, यहाँ बिजली कट लगता है, यहाँ पुलिस प्रशासन खराब है, और इस तरह के आरोप लगाकर वोट लिए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं, अपराध के बारे में कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि अपराध में बड़े बड़े अपराधी, गैंगस्टर, गुंडे, मुख्तार अंसारी जैसे जेल के अंदर हैं या ऊपर पहुंच चुके हैं, और कानून व्यवस्था का राज कायम है। इसी तरह बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया सुधरी है। इसी तरह आप देखेंगे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए जितना इंतजाम अब हुआ है कि गांव में ही उनको रोजगार मिला है। मेरा भी गांव यूपी में है। यूपी में गांव-गांव में लोगों को कोरोना काल में दवाई की किट पहुंचाई गई, गांव के अंदर ही टेस्टिंग की सुविधा दी गई, गांव के अंदर ही क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। और इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख 2 नंबर का धंधा था सरकारों का, नेताओं का, उस धंधे को योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और एक पॉलिसी बना दी। उस पॉलिसी के तहत सारे काम हो रहे हैं और 1 लाख से ऊपर युवाओं की भर्ती की है, जिसमें 60,000 से ऊपर तो टीचरों की भर्ती है। यह बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कोर्ट में उसका स्टे कराकर, अड़ंगा अटकाकर उसको रोकने की कोशिश की गई है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो क्लर्क की भर्ती हो। ये चाहते हैं कि कोई भी भर्ती ना हो, ताकि चुनाव में आप कह सकें कि युवाओं को नौकरी का वादा था और नहीं दी गई। इस तरह के फर्जीवाड़े किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जब ये इस फर्जीवाड़े करने में और इस तरह के मुद्दे इनके पास नहीं है, तो कितनी घिनौनी हरकत है। और ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में भी आता है कि इन लोगों ने साजिश रची और एक टूल किट तैयार किया और उसमें कुछ मीडिया शामिल किए गए, मीडिया वाले शामिल किए, कुछ एक्टिविस्ट शामिल किए और ये तय किया कि हम योगी आदित्यनाथ को धर्म के नाम पर बदनाम करेंगे, क्योंकि योगी जी को माना जाता है कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं, वो सबका साथ सबका विकास इस नारे पर काम कर रहे हैं और इसी तरह सबके साथ वो एक साथ एक समान रूप से फैसले लेते हैं। लेकिन योगी जी को बदनाम करने का कारण है उनका भगवा वस्त्र, गेरवा वस्त्र। इससे इतनी नफरत कांग्रेसियों को है कि राहुल गांधी बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्यों के परख के वो ट्वीट कर देते हैं और योगी सरकार को घेरने का काम करते हैं। इस पर आपको बताएं कि तल्ख टिप्पणी जब योगी आदित्यनाथ जी ने की है कि आप, पुलिस की जब रिपोर्ट आ गई है, एसएसपी का बयान आ गया है, इसके बावजूद भी आप झूठ फैलाने में लगे हैं। इसी तरह हमने देखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का संजय सिंह राम मंदिर पर झूठ फैला रहा है, मतलब झूठ पर झूठ, उसका स्पष्टीकरण बीएचपी से आ गया, फिर भी झूठ। और इसी तरह हमने देखा कि ये मुद्दे इस तरह से बनाने में माहिर है विदेशी, ये कांग्रेसी। पिछले दिनों हमने देखा गोरक्षक के नाम पर इन्होंने इस तरह की वीडियो शूट की कि 4-5 लड़के हैं, एक को मार रहे हैं, आवाज आएगी नहीं, आवाज म्यूट कर देंगे और बाद में बताएंगे कि ये गोभक्त थे जो 4 जने थे और जो पीट रहे थे वो मुस्लिम युवक था। और इसलिए एक माहौल बनाया पूरे देश में कि उत्तर प्रदेश और भारत तो मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, यहां रहने की जगह नहीं है। आमिर खान कहता है यहां मेरा को भय लगता है। और इस तरह से ये सारे खान एक अभियान चलाते हैं और इसमें सारा मीडिया भी साथ देता है, अवार्ड वापसी गैंग शामिल हो जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा गिरोह फिर से एक्टिव हुआ है, क्योंकि चुनाव एक बार फिर आने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत तत्काल एक्शन लिया है और ट्विटर के ऊपर और जितने न्यूज चैनल पर ये फेक न्यूज फैलाई गई, जिन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये आग लगाने की कोशिश की कि धार्मिक दंगे उत्तर प्रदेश में हों, इस पर संज्ञान लिया गया है और प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि इस तरह से जिन्होंने भी वीडियो वायरल की हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त आईटी एक्ट में कार्रवाई हो। आगे आने वाले दिनों में प्रशासन को और चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। लेकिन हम लोग, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत सारे मैंने हिंदुओं को भी देखा जो ये कह रहे थे हमें अपने हिंदू होने पे शर्म आ रही है, ऐसा घटना की जा रही है, लोगों की दाढ़ी काटी जा रही है। जबकि सही घटना अब जब सामने आई है तो क्या ये लोग योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से माफी मांगेंगे? जी हां, अब जो कार्रवाई होगी, अब देखना जब ये कार्रवाई होगी और ओवैसी जैसे लोगों के अगर खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल गांधी को अगर जेल हुई, तो यही लोग ये कहेंगे कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है। जबकि ये दंगे कराने की साजिश है जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।
और इस काम को करने वाला कोई भी हो उसको जब तक सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह से ये लाशों की राजनीति करने की कोशिश करते रहेंगे। वंदे मातरम।